ज्ञान कक्षा 6 अध्याय 8 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया है क्रियाकलाप 1 पृष्ठ संख्या 138। इसमें सबसे पहले क्रियाकलाप क्या दिया है, कप में बर्फ का एक टुकड़ा डालें, इसे मेज पर रखें और इसका अवलोकन करें। बर्फ धीरे धीरे जल में परिवर्तित हो जाती है। इन अवलोकनों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। उत्तर लिखेंगे। इसका अर्थ यह है कि बर्फ और जल एक ही पदार्थ के दो रूप हैं। जल के रेफ्रिजरेशन में रखने से वह बर्फ में बदल जाता है और बाहर गर्माहट से पिघलकर जल बन जाता है। क्रियाकलाप 2 प्रश्न संख्या 138 पर आ गए हम। इसमें देखिए क्रियाकलाप दिए हुए हैं, यहाँ पर ये चित्र दिया है। इसके बाद चलिए उत्तर लिखते हैं। जल प्लेट से नहीं रिसता, यह जल प्लेट से थोड़ी देर में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और विलुप्त हो जाता है, इसे वाष्पन कहते हैं। आगे क्रियाकलाप 3 प्रश्न संख्या 139। इसमें ये प्रश्न दिए हैं, क्रियाकलाप दिए हैं। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर ये उत्तर दिया है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, मेरे अवलोकन और मेरे प्रश्न। इसमें पहला है, गिलास की बाहरी सतह पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगीं। और मेरे प्रश्न में लिखेंगे, पानी तो गिलास के अंदर था, बाहर कैसे आया। फिर दूसरा है, मेरे अवलोकन में थोड़ी देर में ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदें बनाती हैं। और मेरे प्रश्न में लिखेंगे, कहीं गिलास चटक तो नहीं गया। इसके बाद अगला तीसरा है इसी में, ठंडे जल से तो बाहर बूंदें नहीं आईं, बर्फ डालते ही क्यों आ गईं। चलिए क्रियाकलाप 4 पृष्ठ संख्या 142 पर आ गए हम। यहाँ पर ये देखिए क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसका उत्तर देखते हैं। संग्रहण के प्रयोग में डिजिटल तराजू द्वारा द्रव्यमान मापन। तो देखिए यहाँ पर ये टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। इस तरीके से आप भी कंप्लीट कर लें। यहाँ पर समय मिनट में लिखेंगे और यहाँ जल का द्रव्यमान लिखेंगे। नोट क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि गिलास में भरे पानी के द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ डिजिटल तराजू पर तौलने पर जो द्रव्यमान बढ़ रहा है वह वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनन की प्रक्रिया द्वारा जल की बूंदें बनाती है, जिसके कारण जल का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। आगे है क्रियाकलाप 5 पृष्ठ संख्या 143। इसमें देखिए क्रियाकलाप दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर ये टेबल बना ली है। इसमें लिखेंगे गुण, इसमें यहाँ पर लिखेंगे बर्फ ठोस अवस्था में, जल द्रव अवस्था में, जलवाष्प गैसीय अवस्था में। तो चलिए यहाँ पर गुण में लिखेंगे आकार, बहने की क्षमता, फैलने की क्षमता। ठोस में लिखेंगे वही आकार बना रहता है, नहीं बहती और नहीं फैलती। इस तरीके से ये सारे कॉलम हम फिल कर लेंगे। इसके बाद बच्चों अगले प्रश्न पर आते हैं हम। आगे है क्रियाकलाप 6 प्रश्न संख्या 145। तो यहाँ पर देखिए ये क्रियाकलाप दिया है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। यहाँ पर ये बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे पिघलना, वाष्पित होना। तो यहाँ पर का वाले बॉक्स में लिखेंगे ठोस, खा वाले बॉक्स में द्रव और गा वाले बॉक्स में गैस। यहाँ पर नीचे 3 जमना और 4 संघनित होना। चलिए अब आगे क्रियाकलाप 7 प्रश्न संख्या 146 पर आ गए हम। यहाँ पर क्रियाकलाप दिए हुए हैं, क्या करना है हमें। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। अन्वेषण के परिणाम, इसमें ये टेबल दी हुई है। जल का अनावृत और पूर्ण बाष्पीकरण में लगने वाला समय। तो यहाँ पर जल का अनावृत में देखेंगे कम, बोतल का ढक्कन, अधिक, प्लेट। और यहाँ पर पूर्ण बाष्पीकरण में लगने वाला समय क्या, अधिक समय और कम समय लगेगा। ठीक है। इसके बाद पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 146 पर आते हैं। इसमें प्रश्न दिया है, इस बात पर विचार करें कि आपने इस क्रियाकलाप में वास्तव में क्या अच्छा किया। उत्तर लिखेंगे, प्लेट का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण बाष्पीकरण जल्दी होगा। ढक्कन का क्षेत्रफल कम होने के कारण बाष्पीकरण में समय लगेगा। इससे यह ज्ञात हुआ कि जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा बाष्पीकरण उतना ही जल्दी होगा। आगे क्रियाकलाप 8 प्रश्न संख्या 148 पर आ गए। यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दिए हुए हैं और यहाँ पर इसका चित्र भी दिया है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उत्तर लिखेंगे इसका हम।
छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सूर्य के प्रकाश में रखे हुए ढक्कन से जल शीघ्रता से वाष्पित होता है। तेज हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोनों की प्रक्रिया धीमी होगी। आगे क्रियाकलाप 9 पृष्ठ संख्या 149 पर आ गए। यहाँ पर क्रियाकलाप दिए हुए हैं। चलिए, ये चित्र भी दिया है इस क्रियाकलाप के नीचे। अब उत्तर लिखते हैं। छात्र स्वयं बनाएं। ऐसा करने से सब्जियां और फलों को ज़्यादा दिनों तक ताज़ा रखा जा सकता है। इसके बाद क्रियाकलाप 10 पृष्ठ संख्या 51 आ गए। ये क्रियाकलाप दिए हैं। इसमें प्रश्न इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब बहुत अधिक संख्या में क्रियाकलाप दिए हैं। उत्तर लिखेंगे इसका। छात्र स्वयं शिक्षक के, यहाँ पर आपको क्या करना है, शिक्षक की मदद से हल करना है। ये सारे क्रियाकलाप करके देखना है। तो क्रियाकलाप 11 प्रश्न संख्या 151 पर आते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये चित्र बनाए गए हैं इस उत्तर में। इसी तरीके से आप भी अपनी फेयर कॉपी में, फेयर रजिस्टर में इसको बना लें। यहाँ पर नीचे आते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का बाष्पीकरण होता है। ऊपर निश्चित ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी होती है कि वे बाष्प धूल के कणों से मिलकर बादल के रूप में दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये मिलकर जल की बड़ी बूंदें बनती हैं। बूंदें भारी होने पर गिरने लगती हैं। इसे संघनन कहते हैं। बाष्पन और संघनन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे जल चक्र कहते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अभ्यास आ गए। आइए और अधिक सीखें। इसमें प्रश्न 1 दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें ये देखिए 4 बिंदु दिए हैं। सही उत्तर है इसमें घ, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन। अगला है प्रश्न 2। नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? इसमें सही ऑप्शन, ये नीचे प्रश्न दिया है का, रंग भरना। इसमें सही ऑप्शन है 2, पानी के रंगों से। खा वाले का सही ऑप्शन है 2, स्याही वाले पेन से। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 3। आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों? उत्तर लिखेंगे। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास की तुलना में अधिक ठंडा होता है क्योंकि प्राकृतिक घास से बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती रहती है जो वातावरण को ठंडा रखती है। प्लास्टिक की घास में यह संभव नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। उत्तर लिखेंगे। दूध, तेल, पेट्रोल, सैनिटाइजर। अगला है प्रश्न 5। पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्म नहीं। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है? उत्तर लिखेंगे। गीले कपड़ों को सूखने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है जिससे जल का वाष्पीकरण होता है। पंखे की हवा जल के वाष्पीकरण की गति को बढ़ा देती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला है प्रश्न 6। प्रायः जब नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है जहाँ इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ती है। इस पर विचार करें और बताएं कि ऐसा क्यों है। उत्तर लिखेंगे। कीचड़ को 3-4 दिनों के लिए छोड़ देने से उसमें मौजूद पानी का वाष्पीकरण हो जाता है जिससे उसका वजन कम हो जाता है। सूखे कीचड़ को स्थानांतरित करना सरल होता है। अगला है प्रश्न नंबर 7। एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है। उत्तर लिखेंगे। घर में होने वाली गतिविधियां जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। पहली है पोंछा लगाने के बाद फर्श को सुखाना। दूसरी है नीले कपड़ों का सुखाना। तीसरी है नीले बर्तनों का सूखना।
बाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हम अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। अगला है प्रश्न 8। प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है? उत्तर लिखेंगे। प्रकृति में जल ठोस अवस्था में बर्फ, हिम और बर्फबारी के रूप में विद्यमान है। अगला है प्रश्न 9। जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है, इस कथन पर विचार करें, अपने विचार साझा करें। उत्तर लिखेंगे। यह कथन सत्य है। जल हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। पृथ्वी पर जल के सीमित स्रोत हैं, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और जल के संरक्षण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। हमें जल का सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, इसे बर्बाद होने से बचाना चाहिए और जल नियम निकायों को प्रदूषण से बचाना चाहिए। अगला है प्रश्न 10। धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप इसे ठंडा कैसे करेंगे? उत्तर लिखेंगे। दोपहिया वाहन को छाया में खड़ा किया जा सकता है। दूसरा है वाहन की सीट पर कपड़ा चढ़ाया जा सकता है। तीसरा है सीट को गीले कपड़े से पोंछकर ठंडा किया जा सकता है। आगे है और भी सीखें। तो यहाँ पर इसके नीचे अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला है, बाष्प के द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही ऑप्शन है 3, संघनन। इसके बाद दूसरा है, पानी को गैस में बदलने की प्रक्रिया में किस ऊर्जा की जरूरत होती है? सही ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा की। तीसरा है, पानी को ठंडा रखने के लिए मटके का उपयोग क्यों किया जाता है? सही है चौथा, मटके की मिट्टी संघनन द्वारा पानी में ठंडा रखती है। अगला है चौथा, जल की ठोस अवस्था को क्या कहते हैं? इसमें सही ऑप्शन है बर्फ। चलिए अगला है 5वां, सूर्य के प्रकाश में रखे जल के बाष्पीकरण की गति कैसी होती है? इसमें सही ऑप्शन है तेज। यहाँ पर पहले रिक्त स्थान भरेंगे बाष्प, दूसरे रिक्त स्थान भरेंगे आर्द्रता, इसके बाद तीसरे रिक्त स्थान भरेंगे हम संघनन, चौथे में भरेंगे हम तापन और शीतलन, इसके बाद 5वें रिक्त स्थान भरेंगे हम जल चक्र। तो बच्चों यहाँ पर हमारे खाली स्थान पूर्ण हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्थाओं में देखा जा सकता है। पहला उत्तर लिखेंगे। चलो, जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी तीनों अवस्थाएं देखी जा सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला है प्रश्न 2, ऐसे 3 उदाहरण बताइए जिन्हें ठोस से द्रव और द्रव से ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। उत्तर लिखेंगे मोम, नारियल का तेल, घी। अगला है प्रश्न 3, हिमीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने के प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। अगला है प्रश्न 4, वायुमंडलीय जल जनित्र क्या है? उत्तर लिखेंगे वायुमंडलीय जल जनित्र AWG ऐसी मशीन है जो पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती है। अगला है प्रश्न 5, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो जल के बाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती हैं? उत्तर लिखेंगे बाष्पन की तीव्रता को निम्न परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। पहली है संपर्क क्षेत्र, जितना अधिक संपर्क क्षेत्र होगा बाष्पीकरण उतना ही तेजी से होगा। दूसरा है हवा की गति, बाष्पीकरण तेज हवा में ज़्यादा तेजी से होता है। तीसरा है तापमान, अधिक तापमान पर बाष्पीकरण तेजी से होता है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6, गर्मियों में मिट्टी के मटके में जल ठंडा क्यों रहता है? उत्तर लिखेंगे ग्रीष्मकाल में मिट्टी के मटके में जल इसलिए ठंडा रहता है क्योंकि मटके का जल मटके की सतह से बाहर रिसता है और बाष्पित हो जाता है, जिससे जल पर शीतलन प्रभाव पड़ता है। अगला है प्रश्न 7, बादल कैसे बनते हैं? उत्तर लिखेंगे जब वायुमंडल में जल वाष्प ठंडी सतह से के संपर्क में आती है तो वह जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, जो आमतौर पर धूल के कणों के आसपास बनती है। ये छोटी जल कणिकाएं वायु में तैरती रहती हैं और बादल के रूप में दिखाई देती हैं। अगला है प्रश्न 8, जल चक्र क्या है? उत्तर लिखेंगे जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जल वाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है और संघनन के बाद वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस पृथ्वी पर लौटता है। अगला है प्रश्न 9, बाष्पीकरण और संघनन में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे बाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें
जल द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। अगला है प्रश्न 10। दैनिक जीवन में इन घटनाओं का क्या कारण है? पहला, कपड़े सुखाना। दूसरा, ओस की बूंदें। तीसरा, मटके का पानी ठंडा होना। चौथा है जल का बर्फ में बदलना। उत्तर लिखेंगे। पहला, बाष्पीकरण। दूसरा, संघनन। तीसरा, शीतलन और चौथा, हिमीकरण। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अध्याय 8 समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।